Assalamualaikum class 9 P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. Today 8th July 2020, our topic of discussion is bioenergetics. आज हमने बायोएनर्जेटिक्स में जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताऊंगी कि आज हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है वो है अबाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है और किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं। यानी इन शॉर्ट के हमने आज ये पढ़ना है कि मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक समथिंग, ठीक है। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की सिंथेसिस यानी ग्लूकोज को बनाना, ठीक है। किस चीज़ की मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो रूट्स हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर प्लांट के लिए, ठीक है। इसके अलावा सनलाइट तो हमें मिल ही रही है सन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है जो कि पौधे के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस प्रोसेस के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है इन एटमॉस्फेयर, और इस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिजम्स इनहेल करते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए हम उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इनमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोएनर्जेटिक्स का लिविंग सिस्टम में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करें। अब वो फूड जो प्रिपेयर करें हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करें, वो भी इंसानों के लिए ही है, ठीक है, या एनिमल्स के लिए ही है। तो जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के लिए जो खुराक तैयार कर रहे हैं वो हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। यानी वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उस खुराक को हम खाते हैं, क्योंकि हम हेटरोट्रॉफ हैं, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, ठीक है, और अदर हेटरोट्रॉफ्स पर फॉर फूड। अब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल लीफ के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? वो लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचता है। पानी जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो पत्ते तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वो थ्रू स्टोमेटा उन लीव्स के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। और इन चारों जो फैक्टर्स हैं इनकी प्रेजेंस में जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है और वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और इसमें जो ग्लूकोज बन रही है, ठीक है, वो स्टोर्ड फूड है, वो हमारे पौधे में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उस स्टोर्ड फूड को वो जो किसी भी फ्रूट की शक्ल में, किसी भी वेजिटेबल की शक्ल में वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है और हम उसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो भी एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, ठीक है। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सहेल करते हैं और प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और प्लांट के भी डिफरेंट मैकेनिज्म हैं इनको इनटेक करने के, लाइक वाटर को कैसे इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे। अब वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रूट और रूट हेयर्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पौधे में, ठीक है, उनके पत्तों की तरफ जाइलम वेसल्स के थ्रू, ठीक है। इस तरह पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है पौधे में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे एंटर होती है?
हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो हवा पौधे के अंदर एंटर होती है उनके पत्तों में, ठीक है। अब पत्तों में एयर स्पेसेस में जाती है, ठीक है, स्टोमेटा से गुजरकर, और जब एयर स्पेसेस में जाती है तो उसके इर्द गिर्द जो मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, और उनमें डिफ्यूज़ हो जाती है, और जब मीजोफिल सेल्स में चली जाती है तो वहाँ पर बाकी भी फैक्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और मीजोफिल सेल्स जो हैं ये वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमने एक सिंपल सा पढ़ा कि इन 4 फैक्टर्स की मौजूदगी में वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास 2 फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन जो है उसमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में नहीं होती, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इनका दोनों का आपको बताऊंगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का विद देयर डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपने इसको ज़्यादा अच्छे से सुनना है। अब लाइट रिएक्शन जो है उसमें लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी है वो कैप्चर नहीं होती, और जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बने थे इन लाइट रिएक्शन वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें लाइट एनर्जी कैप्चर हो रही है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट एनर्जी कहीं यूज़ ही नहीं होती है डायरेक्टली, और ना ही वो कैप्चर होती, इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहे हैं, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, ठीक है, कि किस तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि किस तरह के इवेंट्स जो हैं वो लाइट रिएक्शन के अंदर होते हैं, क्या समरी है लाइट रिएक्शन की, ठीक है। तो वो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं लाइट रिएक्शन की, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसका एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। जैसे आप अपनी डायग्राम के लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि जब फोटो सिस्टम 2 पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम जो है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। तो जब इन पे लाइट एनर्जी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इनमें जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी बना रहा है। लाइट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये अपनी बुक पर लिख लें आप कि फोटोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो पानी पानी के हाइड्रोजन एटम वो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्लोरोफिल को और आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल में वो एटीपी की प्रोडक्शन के बाद हाइड्रोजन आयन जो पानी में से निकला था वो यूज़ हो जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADH, ठीक है। कि जो वाटर में से आयन निकला, हाइड्रोजन निकला था, हाइड्रोजन आयन, वो NADP, जब लास्ट पे आप स्टेप देखें कि NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके साथ H मिल जाता है तो वो NADPH बन जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ATP की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब लाइट रिएक्शन जो है इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये जी शेप फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइट रिएक्शन है वो जी स्कीम पाथवे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं।
अब डिटेल जो डार्क रिएक्शन की थी वो मेल्विन कैल्विन और उसके कुलीग्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे उन्होंने बताई, ठीक है। और समरी जो है डार्क रिएक्शन के इवेंट्स की, उन्हें हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है डार्क रिएक्शन का या कैल्विन साइकिल का, इट मीन्स कि वो सेम ही है। नाउ व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में तो लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करके ATP बना रहे हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में तो लाइट एनर्जी यूज़ ही नहीं हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से, ठीक है। कार्बन का कंपाउंड होता है और वो टेम्परेरीली 6 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं, और वो जो टेम्परेरीली 6 कार्बन कंपाउंड बने हैं वो फ़ौरन से डिवाइड हो जाते हैं दो कंपाउंड्स में, जिनमें 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होकर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बना लेता है और ATP को यूज़ करता है, और हाइड्रोजन जो है वो NADPH से यूज़ करता है। इसके अलावा जो 3 कार्बोहाइड्रेट वाला दूसरा जो कंपाउंड है वो ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। तो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो रीजनरेट करता है ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को, और यही 5 कार्बन कंपाउंड है जिसने दोबारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना है और दोबारा टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है। अब ये जो लास्ट स्टेप है कि 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड बना रहा है, ये स्टेप जो है ये एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो एक बार फिर सुन लें कि होता क्या है। एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, वो पौधे में मौजूद पहले से मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और टेम्परेरीली 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनमें 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स बनते हैं। अब एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, और 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, ATP को यूज़ करता है और हाइड्रोजन को यूज़ करता है NADPH में से, ठीक है। और दूसरा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बना लेता है और वो साइकिल से बाहर निकल आता है। और एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि रिड्यूस हो गया था 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, वो दोबारा से रीजनरेट करता है इनटू ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड बनाता है, और ये स्टेप जो है वो एनर्जी लेता है, ठीक है। तो ये थी फोटोसिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ टेक आउट योर पेज 120। पेज नंबर 120 निकालें। पेज नंबर 120 में सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct। और ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरह भी MCQ आ सकता है कि व्हाट इज़ द बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है लेकिन ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, यानी हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं ताकि हमें ग्लूकोज मिले। ऑक्सीजन जो है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम जिसकी डिमांड नहीं करते वो फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। Photosynthesis is anabolic process and it is an important component of bioenergetics in living system. It is the most important biochemical pathway and nearly all life depend on it. It comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants, some protists, algae and some bacteria. A simple general equation for photosynthesis as follows: 6 carbon dioxide molecule plus 12 H2O plus light energy, or in the presence of chlorophyll it is converted into glucose का formula है C6H12O6 plus oxygen O2 plus water 6H2O। अब ये यहाँ पर जो नंबरिंग है 6 12, ठीक है, ये बैलेंसिंग है।
जैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और आपने ये ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में सीखते हैं और 8th क्लास में भी टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस में हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Water and carbon dioxide are the raw materials of photosynthesis. Plants have mechanisms for the intake and transport of these raw materials. अब पहले आप हेडिंग देंगे intake of water. Intake of water. Water present in soil and absorbed by roots and root hairs through osmosis. This water is eventually transported to leaves through xylem vessel. ठीक है, ये है intake of water. नेक्स्ट पेज पे है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इधर हेडिंग दें इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर दैट एंटर्स लीव थ्रू tiny pores stomata reach into the air spaces present around mesophyll cells. This air carries carbon dioxide which gets absorbed in thin layer of water surrounding mesophyll cells. From here the carbon dioxide diffuses into mesophyll cells. अब पेज नंबर 120 पर आए, यहाँ पर रिकॉलिंग है। Osmosis is the movement of water from dilute solution to concentrated one through the membrane, ठीक है। ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो पेज नंबर 120 पर ब्लू बॉक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये रिपीटेड एमसीक्यू है, ठीक है। Stomata cover only 1 to 2% of leaf surface but they allow much air to pass through them, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases। फर्स्ट फेज जो है इस पर आप हेडिंग दे लें लाइट रिएक्शन की। During first phase, the light energy is captured and is used to make high energy molecules ATP and NADPH. These reactions, which are known as light reactions, takes place on thylakoid membranes of chloroplast. ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है जो कि फर्स्ट फेज है। अब है ड्यूरिंग सेकेंड फेज, इसके ऊपर आप हेडिंग दे डार्क रिएक्शन की। ड्यूरिंग सेकेंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। In this phase, the energy from high energy molecules ATP and NADPH is utilized. Since these reactions do not use directly, they are known as dark reaction. Dark reaction takes place in stroma of chloroplast. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इसका डिफरेंस करके बताया, अगर आप वैसे डिफरेंस करके याद करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। आपके मिनिमम 3 डिफरेंस जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो उन 3 जो पॉइंट्स हैं उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से और आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट ये ब्लू बॉक्स है। Nicotinamide adenine dinucleotide NAD is a coenzyme that takes electron and hydrogen ion and is thus reduced to NADH. One form of this coenzyme also carries phosphate with it. It is so called NADP+. ठीक है, तो ये भी MCQ के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन की जो समरी है उसके इवेंट्स की। The summary of events of light reaction is as follows. When chlorophyll molecule absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. Electrons are passed to electron transport chain to produce ATP. Light also break water molecule, photolysis and oxygen is released. The hydrogen atom of water give electrons to chlorophyll and become ion. The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ion of water are used for the reduction of NADP+ to NADPH. ठीक है, ये समरी है लाइट रिएक्शन की और इसके साथ आपने इसकी डायग्राम भी करनी है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 120 पर।
लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम जी स्कीम पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। और इधर बॉक्स भी है, उस पर क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज जी स्कीम। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड जी स्कीम ड्यू टू इट्स जी शेप फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन, ब्लू बॉक्स लिखें। Kelvin was awarded Nobel Prize in 1961 for his work on the details of photosynthesis. The details of dark reaction were discovered by Melvin Kelvin and his colleagues at the University of California. The summary of these events of dark reaction are also known as Kelvin cycle is as follows. Carbon dioxide molecule are combined with 5 carbon molecule to form temporary 6 carbon compound, each of which split into 3 carbon compounds. Split का मतलब टूटना. The 3 carbon compounds are reduced to 3 carbon carbohydrate by using ATP and hydrogen from NADPH. The 3 carbon carbohydrates are used to manufacture glucose. 3 carbon carbohydrates are also used to regenerate the original 5 carbon compound, and this step also utilizes ATP. और नेक्स्ट पेज पे इसके डायग्राम है। ये डायग्राम जो है ये डार्क रिएक्शन की है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रोल ऑफ क्लोरोफिल लाइट में नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप डायग्राम बनाएं तो उस पर कैल्विन साइकिल की ही हेडिंग दें। और जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, तो आपने ये इवेंट्स जो हैं ये भी लिखने हैं और इसके साथ साथ आपने ये कैल्विन साइकिल भी बनाना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके एंड एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि आपका जो एकेडमिक जर्नल है उसमें जो आपको डायरी दी गई है, डेली डायरी, ठीक है, तो उसमें हमारी थोड़ी सी स्पीड जो है वो ज़्यादा है डेली डायरी के लिहाज से, ठीक है। क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो इस वीक कंप्लीट होना था मंडे को, लेकिन वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए हम एक दिन पहले चल रहे हैं। तो अगर वो डेली डायरी डिस्टर्ब भी हो रही है तो आप उस पर इतनी तवज्जो ना दें। आपका जो जैसे लेसन है और जैसे मैं टेस्ट के बारे में बता रही हूँ तो आपने वैसे ही लेसन तैयार करना है और टेस्ट का भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है। जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूँगी कि आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो किस दिन है, ताकि आपको पहले ही पता हो कि हमने अपना टेस्ट जो है वो तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसका टेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो अभी नहीं है, ठीक है। आपका चैप्टर एंड होगा, उसके बाद आपके 2 टेस्ट होंगे हाफ हाफ करके इसी 7 चैप्टर के, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ चैप्टर नंबर 8। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलेंगे, ठीक है। और अगर डेली डायरी से आपका काम जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस दिन आपका टेस्ट होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगी 1-2 दिन पहले, ताकि आपको पता हो कि हमने टेस्ट तैयार करना है। और वैसे भी वीक में 3 दिन आपका लेक्चर होता है, ठीक है। और 3 दिन नहीं होता है तो जिन 3 दिनों में आपका लेक्चर नहीं होता है उन 3 दिनों में आप एक्स्ट्रा काम भी याद किया करें, ठीक है। अगर कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पिछले में नहीं आती है, पिछले चैप्टर्स में से, तो आप वो भी याद किया करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। और एकेडमिक जर्नल में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अपने समर वेकेशन वर्क पर लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें से किसी का आंसर नहीं आता है तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.